आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में हमने लिखित भाषा के उद्देश्य को पढ़ लिया था। पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की अधोलिखित विधियाँ हैं। रूपरेखा, पहला आपका रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में, इस विधि में छात्रों को सुलेख की मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है, जिससे अक्षर या वाक्यबिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन पर पेंसिल घुमाकर अक्षर व शब्द लिखने का अभ्यास करता है। इस विधि में क्या करते हैं कि छात्रों को सुलेख की मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है, जिसमें अक्षर या वाक्यबिंदु के रूप में लिखे रहते हैं। बालक उन पर क्या करता है, पेंसिल घुमाकर अक्षर और शब्द लिखने का अभ्यास करता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। दूसरा आपका है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि, इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर या बालक की कॉपी में अभ्यास अक्षर या शब्द लिख देता है। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर या बालक की कॉपी में अभ्यास अक्षर या शब्द लिख देता है। बालक उनकी हूबहू नकल कर लिखने का अभ्यास करता है। जो बालक होता है हूबहू नकल कर लिखने का अभ्यास करता है। उसके बाद आपकी अगली विधि आती है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में छात्र लकड़ी, प्लास्टिक अथवा गत्ते के बने इस विधि में छात्र लकड़ी, प्लास्टिक अथवा गत्ते के बने वर्णों के कट आउट से बाहर पेंसिल निकालता है। कट आउट के बाहर पेंसिल घुमाता है। इस तरह बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होता है तथा उसे लिखने का अभ्यास होता है। उसके बाद आपकी अगली विधि आती है जैकब विधि। इस विधि में बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। इस विधि में बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक के समक्ष इस विधि में, जैकब विधि में, इस विधि में बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है तथा बालक अनुकरण के आधार पर, क्योंकि बालक जो कुछ भी सीखता है वह अनुकरण के आधार पर ही सीखता है। एक एक शब्द लिखता है और मूल वाक्य के मिलाकर अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करता है। पहले अपने माता पिता का अनुकरण करता है, उसके बाद अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, उसके बाद अध्यापक का अनुकरण करके वह सीखता है। उसके बाद आपका आता है वर्ण परिचय। इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है।
इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद मात्राओं और वर्णों के मेल से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद मात्राओं और वर्णों के मेल से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है शब्द द्वारा अक्षर ज्ञान। इस विधि में शब्दों द्वारा बालकों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में शब्दों द्वारा बालकों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इस हेतु चित्र या वस्तु को दिखाया जाता है। इसके लिए चित्र या वस्तु को दिखाया जाता है, अध्यापक दिखाता है, तथा कबूतर का चित्र क, खरगोश का चित्र ख। जो आप बच्चों के सामने कबूतर का चित्र लाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे कि यह क है, समझ जाएंगे ये कबूतर का चित्र जो है क को प्रदर्शित कर रहा है, समझ जाएंगे क है। कबूतर का चित्र आते ही उनको अक्षर ज्ञान हो जाए क है। खरगोश का चित्र लगाएंगे तो उनको ख का ज्ञान हो जाए। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वह है वाक्य द्वारा अक्षर ज्ञान। इन वाक्यों द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। यह विधि लिखने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसमें वाक्यों द्वारा अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि लिखने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। उसके बाद अगला है चित्र विधि। इसमें चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। लिखित रचना का महत्व। किसी भाषा के साहित्य और उसमें अंतर्निहित ज्ञान को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए तथा भावी पीढ़ियों को उससे परिचित व लाभान्वित करने के लिए लिखित रचना का विशेष महत्व है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तो शिक्षण लेखन के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वाध्याय के लिए तो लिखित रचना का होना अनिवार्य है। किसी भाषा को बताया गया, किसी भाषा के साहित्य और उसमें अंतर्निहित ज्ञान को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए तथा भावी पीढ़ियों को उससे परिचित व लाभान्वित करने के लिए लिखित रचना का विशेष महत्व है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तो शिक्षण लेखन के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वाध्याय के लिए तो लिखित रचना का होना अनिवार्य है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी महत्व है। अतः इसकी
हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में सुंदर लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सुंदर लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। अक्षर सुडौल हो, सुंदर हो, इस पर विशेष बल दिया जाता था। न केवल प्राचीन काल में अपितु मध्यकाल में भी सुंदर लेख का बड़ा महत्व था। मध्यकाल में मुस्लिम राज्यों की एक विशेषता यह थी, उसमें ऐसे व्यक्ति होते थे जो सुंदर लेखन की कला में पारंगत थे। फारसी भाषा में सुंदर और सुडौल अक्षरों को नस्तालीक कहते थे। कोई जमाना था जबकि हर जगह इस नस्तालीक का बोलबाला था। शिकस्ता में घसीट लिखावट तो फारसी लिपि में बहुत बाद में आई। यह केवल शिकस्ता लिखावट की कृपा है कि हम उर्दू भाषा में बाबा जी अजमेर गए को बाबा जी आज मर गए पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने के पश्चात जब से मुद्रण और टंकण यंत्रों का अधिक व्यवहार होने लगा, तब से लेखन कला का ही राष्ट्र हुआ। इसका स्पष्ट प्रमाण हम आज के विद्यार्थियों की गंदी लिखावट में पाते हैं। विद्यार्थियों का लेख बुरा होने का एक कारण और भी है। अंग्रेजी और फारसी के समान ही हम नागरी लिपि में भी शिकस्त घसीट लिखावट लाना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं विद्यार्थियों का लेख सुंदर बने, तो हमें इस दोषित प्रवृत्ति को दूर करना होगा। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व को आपने पढ़ लिया और स्वतंत्र लेखन कराते समय ध्यातव्य बातों को भी आपने पढ़ लिया। और लिखित अभिव्यक्ति के साधन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन सुलेख, प्रतिलिपि, श्रुतलेख। लिखित अभिव्यक्ति के साधन में सुलेख आपका पहला आता है। सुंदर लेखन की प्रवृत्ति विकसित करने का एक उत्तम साधन सुलेख है। अभी आपने पढ़ा था कि स्वतंत्र लेखन कराते समय ध्यातव्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें, और इसमें आपने पढ़ लिया था कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल के विकास में स्वतंत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों को स्वतंत्र लेखन कार्य का अवसर अनिवार्यतः प्रदान किया जाना चाहिए। तो आपने पढ़ा कि सुलेख में पढ़ा कि सुंदर लेखन की प्रवृत्ति विकसित करने का एक उत्तम साधन सुलेख है। कुछ समय पूर्व प्रारंभिक विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षण में यह बहुत प्रचलित थी।
कुछ समय पूर्व कुछ समय पूर्व प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा शिक्षण में यह बहुत प्रसिद्ध थी। यह बहुत प्रचलित थी। बहुत प्रचलित थी। अध्यापक व छात्र इसमें काफ़ी रुचि लेते थे। अध्यापक व छात्र इसमें काफ़ी रुचि लेते थे। किंतु आजकल इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि आजकल स्टेशनरी स्टोर पर सुलेख की मुद्रित कापियाँ सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। इनमें ऊपर की पंक्ति में सुंदर, सुडौल और बड़े बड़े आकार के अक्षर मुद्रित रहते हैं। नीचे की पंक्तियों में रिक्त रहती हैं। दूसरी बात, बहुत प्रचलित थी। अध्यापक छात्र इसमें काफ़ी रुचि लेते थे, लेकिन आजकल इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि आजकल स्टेशनरी स्टोर पर सुलेख की मुद्रित कापियाँ सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। इनमें ऊपर की पंक्ति में सुंदर, सुडौल और बड़े बड़े आकार के अक्षर मुद्रित रहते हैं। नीचे की पंक्तियाँ रिक्त रहती हैं। छात्र रिक्तियों पंक्तियों में ठीक ऊपर की पंक्ति की नकल करते हैं तथा मुद्रित अक्षरों की भांति सुंदर, सुडौल और बड़े बड़े आकार के अक्षर बनाने का अभ्यास करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि के लिए अनुलिपि की तरह कापियाँ या पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं होती। प्रतिलिपि के लिए अनुलिपि की तरह कापियाँ या पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं होती और न ही इसका
न इसकी आवश्यकता होती है। प्रतिलिपि के अंतर्गत छात्र प्रतिदिन अध्यापक के निर्देशानुसार या स्वेच्छा से किसी पुस्तक या पत्रिका के किसी निर्दिष्ट अंश की प्रतिलिपि या नकल अपनी कॉपी में करते हैं। तदनुसार छात्रों को लेखन सुधार संबंधी आवश्यक निर्देश देते हैं। इस प्रकार छात्र को सुंदर व सही लिखने का अभ्यास कराने की दृष्टि से प्रतिलिपि की महती उपयोगिता है। उसके बाद आपका आता है श्रुतलेख। लेखन अभ्यास की दृष्टि से श्रुतलेख का विशेष महत्व है। इसमें छात्र व अध्यापक दोनों की सहभागिता होती है। दोनों सहभागी होते हैं, छात्र और अध्यापक। श्रुतलेख में छात्र और अध्यापक दोनों सहभागी होते हैं। अध्यापक किसी गद्यखंड या पद्यखंड को बोलता है और छात्र उसे सुंदर सुंदर लिखते हैं। श्रुतलेख के अभ्यास से छात्रों को शीघ्रतापूर्वक व सुंदर लिखने का अभ्यास होता है। उनमें शुद्ध और सुंदर लिखने की प्रवृत्ति विकसित होती है। साथ ही श्रुतलेख द्वारा अध्यापक छात्र के लेखन की जांच कर सकता है। छात्रों के श्रुतलेख का परीक्षण करके एक अध्यापक जान सकता है कि किस छात्र के लेखन में सुंदरता, सुडौलता, शीघ्रता, शुद्धता तथा एकाग्रचित्तता का गुण विद्यमान है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है लिखित अभिव्यक्ति के विकास में समस्याएं। लिखित अभिव्यक्ति के विकास में समस्याएं। वर्तमान में अधिकांश छात्रों का हस्तलेख भद्दा, भौंदा व कच्छप गति वाला होता है। इससे उनका परीक्षाफल प्रभावित होता है, जो आगे चलकर उनके भविष्य को प्रभावित करता है। बालक को लेखन अभिव्यक्ति के विकास में अधोलिखित जो समस्याएं हैं, पहला है प्रथमतः छात्रों को लिखते समय कलम कैसे पकड़ी जाए यह भी नहीं आता। प्रथमतः छात्रों को लिखते समय कलम कैसे पकड़ी जाए यह भी नहीं आता। दूसरा, लिखते समय बैठने का सही ढंग क्या है, छात्र इसे भी नहीं जानते। सामान्यतः छात्र गलत ढंग से बैठते हैं, इसका दुष्प्रभाव उनकी लेखनी पर पड़ता है। वह आड़ी तिरछी व टेढ़ी हो जाती है। असुंदर लेखन का सर्वप्रमुख कारण अभ्यास का अभाव है। इसके लिए कदाचित अध्यापक भी उत्तरदायी है। प्रारंभ में फाउंटेन पेन का प्रयोग करने से भी लेखन खराब हो जाता है। प्रयुक्त अतिरिक्त कुछ समावेशी समस्याएं हैं जो लेखन को प्रभावित करती हैं। उनका विस्तृत विवरण अधोलिखित है। इसमें पहला आपका है शिरोरेखा की उपेक्षा। देवनागरी लिपि में सभी अक्षरों के ऊपर रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। किंतु कुछ छात्रों को शिरोरेखा विहीन अक्षर लिखने की आदत पड़ जाती है, जो सुंदर लेखन की दृष्टि से अनुचित है। शब्दों के बीच स्थान का अभाव,
शब्दों के बीच उचित दूरी छोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ छात्र ऐसा नहीं करते, फलतः लेखन खराब हो जाता है। कुछ छात्र बीच की दूरी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि उनका लेखन खराब हो जाता है। अक्षरों का विकृत आकार। कुछ छात्र अक्षरों को टेढ़े मेढ़े या छोटे बड़े बनाते हैं और सीधी पंक्ति में भी नहीं लिखते। इस कारण लेखन विकृत हो जाता है। उसके बाद आपका आता है विराम चिन्हों का अभाव। लेखन में विराम चिन्हों का अभाव प्रायः देखने को मिल जाता है। इससे लेखन को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। सुलेख, प्रतिलिपि एवं श्रुतलेख के अभ्यास का अभाव। आजकल कक्षाओं में सुलेख, प्रतिलिपि तथा श्रुतलेख का अभ्यास नहीं कराया जाता। न तो छात्र स्वयं अभ्यास करते हैं और न इस ओर अध्यापक ध्यान देते हैं। इस कारण छात्रों को सुंदर लेखन की आदत नहीं बन पाती। इससे उनकी लेखन की गति प्रभावित होती है। अगला आपका टॉपिक है लिपि, स्वर व मात्रा के सही ज्ञान का अभाव। छात्रों में लिपि, स्वर व मात्रा संबंधी ज्ञान का अभाव बहुत देखा जाता है। वे लिपि के अभाव में अक्षरों की आकृति में गलती करते हैं। लिपि के अभाव में क्या करते हैं? अक्षरों की आकृति में गलती करते हैं। कदाचित इससे अत्यधिक ध्वनि साम वाले अक्षर अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे स, ख, स, ज, झ, ब, व आदि अक्षरों को छात्र गलत लिख जाते हैं। कुछ छात्रों को मात्रा का उचित प्रयोग नहीं आता, इसलिए वे मात्रा को मिलाने में गलती करते हैं। जैसे वे गुरु को गुरु और रूप को रूप लिख देते हैं। कुछ छात्रों में संयुक्त अक्षर का ज्ञान नहीं होता, अतः वे ग्रह, गृह, कार्य आदि लिखने में गलती करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका लिखित अव्यक्त के विकास में बाधक समस्याओं का निराकरण। धन्यवाद।